अस्सलाम वालेकुम बाबा। कैसे हैं आप? सब ठीक हैं? उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। हमने पार्ट वन अपलोड कर दिया था, आपके साथ शेयर किया अबाउट इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। उसके 10 एमसीक्यूज हमने शेयर कर दिए। ये पार्ट टू है, इसमें भी हमने 10 एमसीक्यूज करने हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के। बेस्ट एमसीक्यूज हैं। एमडीकेट 2025 में से 25 में 2 एमसीक्यूज आए थे, तो वो 2 एमसीक्यूज भी आज हम क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलें, सबसे पहले हम पहले एमसीक्यूज पर आते हैं। एमसीक्यूज नंबर 11 मैंने कर दिया है इसको, ठीक है मेरे बच्चे। एमसीक्यूज नंबर 11 कहता है कि एन इलेक्ट्रॉन इज प्रोजेक्टेड अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस। थोड़ा सा समझिएगा इसको। कहता है कि इलेक्ट्रॉन एक पार्टिकल है जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस में गया है मेरे बच्चे। तो ये हमारे पास वो एक्सिस हम बनाते हैं, तो इस लाइन को हम कहते हैं पॉजिटिव एक्स एक्सिस, इसको हम कहते हैं नेगेटिव एक्स एक्सिस। ऊपर वाले को कहते हैं पॉजिटिव वाई एक्सिस, नीचे वाले को कहते हैं नेगेटिव वाई एक्सिस। ठीक है मेरे बच्चे। एक्स के साथ यूनिट वेक्टर आई लगता है और वाई के साथ क्या लगता है? जे लगता है। कहता है कि इलेक्ट्रॉन को प्रोजेक्ट किया है पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अंदर, मतलब जो इलेक्ट्रॉन पार्टिकल है वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस में इस साइड जा रहा है। देख लें, पॉजिटिव एक्स एक्सिस में इसमें, तो मतलब ये हम आई इंक्लूड कर लेंगे आगे चल के। कहता है कि वो इसी एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जा रहा है, और मैग्नेटिक फील्ड किस प्लेन में है मेरे बच्चे? एक्स जेड प्लेन में है। तो अगर हम मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बना लें तो मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास है एक्स जेड प्लेन में। अच्छा, एक्स जेड प्लेन क्या है मेरे बच्चे? एक्स प्लेन जेड जो है वो है आई प्लस के प्लेन। क्यों? क्योंकि एक्स के साथ यूनिट वेक्टर आई लगता है और जेड के साथ क्या लगता है? के। तो मैग्नेटिक फील्ड इज अलोंग आई प्लस के एंड इलेक्ट्रॉन इज मूविंग अलोंग आई, क्योंकि अलोंग एक्स एक्सिस है। कहता है कि जो मैग्नेटिक फोर्स लगेगा इलेक्ट्रॉन के ऊपर वो किस लाइन पर एक्ट करेगा। मेरे बच्चे मैग्नेटिक फोर्स का फार्मूला लिखिए। मैग्नेटिक फोर्स ऑन मूविंग चार्ज का फार्मूला होता है क्यू वी क्रॉस बी। अब जो Q है वो चार्ज पार्टिकल है, यहाँ पर चार्ज पार्टिकल कौन सा है? इलेक्ट्रॉन। तो मैं यहाँ पर माइनस दे दूंगा, तो F बराबर हो जाएगा माइनस Q। और वेलोसिटी अगर हम लिखें, वेलोसिटी का मतलब है कि डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन किस डायरेक्शन में जा रहा था मेरे बच्चे? अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस, मतलब I के अलोंग। तो वेलोसिटी के ऊपर हम क्या देंगे? जस्ट I प्लस दे देंगे, फिर क्रॉस दे देंगे। और मैग्नेटिक फील्ड किसके अलोंग है मेरे बच्चे? देख लें, अलोंग एक्स जेड प्लेन, यानी कि आई प्लस के देयर। अब यहां पर हम क्रॉस प्रोडक्ट सॉल्व करेंगे तो F बराबर हो जाएगा माइनस क्यू। आई को आई के साथ क्रॉस करेंगे तो जीरो बनेगा, और आई को जब के साथ क्रॉस करें मेरे बच्चे, आई क्रॉस के, क्रॉस प्रोडक्ट का रूल याद रखें कि आई क्रॉस के बराबर है माइनस जे के। तो जो फोर्स गिवन है वो बराबर हो जाएगा माइनस क्यू। यहाँ तो जीरो खत्म हो गया, आई क्रॉस के किसके बराबर है? नेगेटिव जे। ये नेगेटिव नेगेटिव मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो फोर्स किसके अलोंग होगा मेरे बच्चे? अलोंग जे। अच्छा, जे क्या है? जे का मतलब है कि अलोंग वाई एक्सिस। अगर यहाँ पर माइनस जे होता तो मैं कहता नेगेटिव वाई एक्सिस, लेकिन अगर यहाँ पर प्लस आया हुआ है तो इसका मतलब है मैं क्या कहूंगा? अलोंग पॉजिटिव वाई एक्सिस। याद रखिएगा, ये एमटीके 2025 का एमसीक्यू है जो आ चुका है। जी मेरे बच्चे। नेक्स्ट ये भी 2025 का एमसीक्यू है। कहता है कि प्रोटॉन एंड अल्फा पार्टिकल एंटर इन द सेम मैग्नेटिक फील्ड। दो पार्टिकल्स हैं, एक प्रोटॉन एक अल्फा पार्टिकल, उसको सेम मैग्नेटिक फील्ड के अंदर दाखिल कर रहे हैं विथ इक्वल स्पीड्स। दोनों की स्पीड भी सेम है कंपेयर टू प्रोटॉन। प्रोटॉन के कंपैरिजन में अल्फा पार्टिकल का पाथ क्या होगा? उसका पाथ लार्जर रेडियस का बनेगा, स्मॉलर रेडियस का, स्मॉल पाथ लेंथ का, या ग्रेटर डिफ्लेक्शन का। मेरे बच्चे जो रेडियस होता है सर्कुलर पाथ का, पहले 10 एमसीक्यूज में पढ़ाया था मैंने, तो यहाँ पर भी बता देता हूँ, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके साथ? चार्ज टू मास रेशो के साथ। अब यहाँ पर दो पार्टिकल्स हैं, एक अल्फा है एक प्रोटॉन है। देखिए, आपने मालूम क्या करना है? द रेडियस ऑफ अल्फा पार्टिकल। तो मैं लिखूंगा रेडियस ऑफ अल्फा पार्टिकल तो द रेडियस ऑफ प्रोटॉन, ये बराबर हो जाएगा चार्ज टू मास रेशो ऑफ प्रोटॉन, क्योंकि इनवर्सली है ना, ये डिनोमिनेटर में, तो चार्ज टू मास रेशो न्यूमरेटर में आ जाएगा। डिवाइड बाय अल्फा न्यूमरेटर में है, तो इसका चार्ज टू मास रेशो किस में आ जाएगा? डिनोमिनेटर में आ जाएगा। मेरे बच्चे सेम लिख लें, चार्ज टू मास रेशो ऑफ प्रोटॉन डिवाइड बाय, अच्छा, चार्ज ऑन अल्फा। मेरे बच्चे अल्फा की चार्ज क्या होती है? 2e, मतलब ये प्रोटॉन है, ये मास ऑफ प्रोटॉन है, और ये जो अल्फा की चार्ज है ये 2 टाइम्स द चार्ज ऑफ प्रोटॉन होती है, और ये मास ऑफ अल्फा हो जाएगा, और मास ऑफ अल्फा क्या होता है? 4 टाइम्स द मास ऑफ प्रोटॉन। तो अगर हम इसको और सिंपलीफाई करके लिखें तो रेडियस ऑफ अल्फा टू द रेडियस ऑफ प्रोटॉन इज चार्ज ऑफ प्रोटॉन टू द मास ऑफ प्रोटॉन। इसको डिवाइड करके मल्टीप्लीकेशन कन्वर्ट करेंगे तो ये शिफ्टिंग हो जाएगी। मास ऑफ प्रोटॉन ऊपर की तरफ जाएगा 4 टाइम्स, और 2 टाइम्स चार्ज ऑफ प्रोटॉन ऊपर की तरफ गया। चार्ज ऑन प्रोटॉन, मास ऑन प्रोटॉन, मास ऑन प्रोटॉन गेट कैंसिल।
2 का पहाड़ा लगाए 4 पर 2 मरतबा जाएगा तो रेडियस ऑफ अल्फा अपान में रेडियस ऑफ प्रोटॉन बराबर हो जाएगा 2। ये इस साइड डिवाइड कर रहा है, इस साइड जाके मल्टीप्लाई करेगा तो अल्फा का रेडियस हो जाएगा 2 टाइम्स द रेडियस ऑफ प्रोटॉन। तो इसका मतलब है कि अल्फा का रेडियस लार्जर हुआ ना, क्योंकि वो डबल ऑफ रेडियस टू द प्रोटॉन है। सो करेक्ट आंसर विल बी ए, लार्जर रेडिया है। मेरे बच्चे रेडियस का चार्ज टू मास के साथ इनवर्सली रिलेशन है, और ये बात याद रखिएगा कि जो प्रोटॉन अल्फा की चार्ज होती है ना वो 2 टाइम्स द चार्ज ऑन प्रोटॉन होती है, तभी मैंने यहाँ पर 2 EP दिया है। और जो मास ऑफ अल्फा है मेरे बच्चे वो 4 टाइम्स मास ऑफ प्रोटॉन है, फॉर दिस रीजन मैंने यहाँ पर 4 MP दिया है। तो ये 2 MCQs पास पेपर में आ चुके हैं। एमडीकेट, ये भी एमडीकेट 2025 का MCQs है। मजीद MCQs की तरफ अब जाना चाहेंगे। जी मेरे बच्चे, इन 2 और MCQs को देख लें। थ्योरेटिकल MCQs है, क्या कहता है? पहले MCQs में कहता है कि लाइंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस बाय लॉन्ग स्ट्रेट वायर कैरिंग करंट। मतलब हम कोई स्ट्रेट कंडक्टर बना देते हैं मेरे बच्चे। ये स्ट्रेट कंडक्टर के केस में क्या होगा, मैंने प्रीवियस क्लास में बताया था, प्रीवियस MCQs में, कि सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड बनती है। तो इसकी एक सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर बनी। अब जो सर्किल मैग्नेटिक करंट कैरिंग वायर के करीब है वहां पर मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ ज्यादा बनेगी। इसी तरीके के साथ एक और सर्किल बनेगा, वो उससे दूर होगा, उसकी मैग्नेटिक फील्ड वीक होगी। एक और सर्किल बनेगा, वो उससे दूर होगा, उसकी मैग्नेटिक फील्ड और वीक होगी। तो हम क्या देख रहे हैं इस शेप के अंदर मेरे बच्चे, ये देख रहे हैं कि बहुत सारे सर्किल्स बन रहे हैं, लेकिन उन सर्किल का जो सेंटर है ना ये सामने वाली वायर है। तो इनके लिए वर्ड हम इस्तेमाल करते हैं कोसेंट्रिक। कोसेंट्रिक का मतलब क्या है कि जो सर्किल्स बन रहे हैं उनका सेंटर सेम है, और सेंटर किस लाइन के अलोंग बन रहा है, अलोंग दैट स्ट्रेट वायर। तो ऑप्शन ए कहता है कि सर्किल्स बनेंगे दैट आर कोसेंट्रिक विद वायर, वायर के साथ कोसेंट्रिक होंगे, लाइक ऑप्शन ए करेक्ट है। बी कहता है अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ करंट, रेडियली आउटवर्ड फ्रॉम द वायर, रेडियली इनवर्ड टुवर्ड्स द वायर। तो सिंपल है, सर्किल्स दैट आर कोसेंट्रिक विद द वायर। मेरे बच्चे नेक्स्ट MCQ देख लें। कहता है कि अ कांस्टेंट करंट इज सेंट थ्रू द हेलिकल कॉइल। मेरे बच्चे हेलिकल कॉइल ऐसी होती है जैसे स्प्रिंग की शक्ल होती है, ये हेलिकल कॉइल है। अब क्या कहता है, कहता है कि इस हेलिकल कॉइल में से एक कांस्टेंट करंट को आप फ्लो करवाएं। तो यहाँ पर हमने एक कांस्टेंट करंट को फ्लो करवाया, ये यहाँ से आके इस साइड जाएगा, फिर यहाँ से आके इस साइड जाएगा, यहाँ से आके इस साइड जाएगा। मतलब फ्रॉम द ईच लूप करंट इज फ्लोइंग इन द सेम डायरेक्शन। हर लूप के अंदर जो करंट है वो सेम डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। मिसाल के तौर पर इसका डायरेक्शन इस साइड फ्लो करेगा, इसका डायरेक्शन भी ऐसे फ्लो कर रहा है, ऐसे फ्लो कर रहा है, ऐसे फ्लो कर रहा है, और करंट ऐसे फ्लो कर रहा है। आगे क्या कहता है, कहता है कि अब जो वायर है, जो कॉइल है, टेंड्स टू गेट शॉर्टर, वो छोटी होती जाएगी, टेंड्स टू गेट लॉन्गर, बड़ी होती जाएगी, टेंड्स टू रोटेट, रोटेट करेगी अपने एक्सिस के अराउंड, प्रोड्यूस जीरो मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर। मेरे बच्चे प्रीवियस क्लास में मैंने पढ़ाया था कि अगर वायर में सेम डायरेक्शन में करंट जाता है तो वह एक दूसरे को क्या करती है मेरे बच्चे, दूसरे को अट्रैक्ट करेंगी। इसका मतलब है कि ये जो लूप बना है ना पहला, ये दूसरे लूप को अट्रैक्ट करेगा, तो ये लूप इस लूप के करीब आया, फिर दूसरा लूप तीसरे लूप को अट्रैक्ट करेगा, तीसरा लूप चौथे लूप को, चौथा लूप पांचवें लूप को, इसी तरीके के साथ नंबर ऑफ लूप से एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। तो जो उस कॉइल की शेप है वो कुछ ऐसे बन जाएगी। इसका मतलब क्या है कि कॉइल गेट्स टू शॉर्टर, जो कॉइल है वो क्या होती जाएगी मेरे बच्चे, टेंड्स टू गेट शॉर्टर देयर, मतलब वो शॉर्टर बनती जाएगी। इसका रीजन ये है क्योंकि हर टर्न में से जो करंट फ्लो कर रहा है वो किस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है मेरे बच्चे, सेम डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। तो ये मजीद 2 थ्योरेटिकल MCQs थे जो मैंने करवाए। अब नेक्स्ट MCQs की तरफ जाएंगे। जी मेरे बच्चे, हम मजीद MCQs की तरफ आना चाहेंगे। अब देख लें, आपके सामने बोर्ड पर लिखे पड़े हैं। एक MCQ है, कहता है कि अल्फा पार्टिकल्स एंटर इनटू वेलोसिटी सिलेक्टर। मेरे बच्चे वेलोसिटी सिलेक्टर ऐसे समझ लें कि ऐसा मेथड होता है, या ऐसे समझ लें कि ऐसा सेटअप है जिस सेटअप में 2 फील्ड सप्लाई होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड। अच्छा, एक चीज तो ये वेलोसिटी सिलेक्टर इसे कहते हैं। उसके बाद वेलोसिटी सिलेक्टर में जो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड होती है उसके साथ क्या होती है मेरे बच्चे, परपेंडिकुलर। लेकिन जब भी कोई चार्ज पार्टिकल इस सेटअप से क्रॉस करता है ना तो वो अनडिफ्लेक्टेड जाता है। अब वो अनडिफ्लेक्टेड क्यों जाता है, क्योंकि ये वहां से इक्वेशन सेटिस्फाई होती है, V इज इक्वल टू E अपॉन B देयर। अब जो प्रीवियस मैंने 10 MCQs करवाए थे उसमें मैंने बताया था कि E अपॉन B का यूनिट किसके साथ मैच होता है, स्पीड या वेलोसिटी का। तो कहता है कि भाई अगर वो अनडेविएटेड हो तो उसकी स्पीड कितनी होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ 200 वोल्ट पर मीटर है और मैग्नेटिक फील्ड 0.4 टेस्ला। तो मेरे बच्चे इलेक्ट्रिक फील्ड पर लिखेंगे हम 200, मैग्नेटिक फील्ड पर लिखेंगे 0.4।
डेसिमल हटा दे, ऊपर 0 दे दे, 4 का पारा 20 पर 5 मरतबा जाएगा, ये 2 0 सेम रहे, यानी आंसर इज 500 लीटर पर सेकंड। सो करेक्ट आंसर विल बी बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख ले मेरे बच्चे, कहता है कि द डायरेक्शन ऑफ करंट इन द कंडक्टर इज गिवन। ये तीन कंडक्टर आपके सामने पड़े हैं, कंडक्टर ए, कंडक्टर बी, कंडक्टर सी। इन तीनों में डायरेक्शन आप देख लें कि ये सेम डायरेक्शन में या अपोजिट डायरेक्शन में। कहता है कि इन विच डायरेक्शन कंडक्टर बी विल मूव। जाहिर सी बात है अब फोर्स लगेगा, ये ऐसा ही है जैसे मैंने प्रीवियस 10 एमसीक्यूज में बताया था कि वो अट्रैक्ट या रिपेल करेंगे, तो यहाँ पर भी यही लॉजिक इस्तेमाल करना है। लेकिन जो बी है ना, वो एक कंडक्टर जिस पर हमने नेट फोर्स कैलकुलेट करना है। देख ले मेरे बच्चे, यहाँ पर करंट का डायरेक्शन अपवर्ड है, यहाँ पर अपवर्ड है, मतलब सेम डायरेक्शन है। तो जब सेम डायरेक्शन होता है तो एक दूसरे को क्या करते हैं मेरे बच्चे, अट्रैक्ट करते हैं। इसका मतलब ये है कि जो बी है वो ए की तरफ अट्रैक्ट होगा। बी किसकी तरफ अटेंड होगा, ए की तरफ। अच्छा, ए की तरफ अटेंड होगा तो ये लेफ्ट साइड जाएगा, ये लेफ्ट साइड है और ये राइट साइड है, लेकिन साथ में साथ सी भी है ना। अब इन दोनों को देख लें, ये नीचे की तरफ है, ये ऊपर की तरफ है। अब जब करंट का डायरेक्शन अपोजिट डायरेक्शन होता है दो कंडक्टर्स में, तो वो एक दूसरे को क्या करते हैं मेरे बच्चे, एक दूसरे को करते हैं रिपेल। इसका मतलब है जो सी है वो बी को भी रिपेल करेगा। मतलब जो ए है वो बी को अट्रैक्ट कर रहा था, अपनी तरफ खींच रहा था, और साथ साथ जो सी है ना वो रिपेल करेगा, मतलब वो भी ए की तरफ ही भेजेगा कि भाई आप ए की तरफ जाएं। तो दोनों का डायरेक्शन सेम है ना फोर्स में, तो नेट फोर्स बी का किसकी तरफ लगेगा, फ्रॉम टुवर्ड्स ए। और ए मैंने क्या बताया कि वो कहां की तरफ है मेरे बच्चे, लेफ्टवर्ड। सो करेक्ट आंसर विल बी ए, यानी बी जो कंडक्टर है वो किसकी तरफ जाएगा, ए की तरफ जाएगा। ठीक है, चलें दो मजीद एमसीक्यूज की तरफ आते हैं मेरे बच्चे। ये देख लें, एक और दो एमसीक्यूज लिखे पड़े हैं। कहता है कि अ वायर कैरिंग अ करंट ऑफ 10 एम्पियर। एक वायर है जिसमें 10 एम्पियर का करंट गया है, तो मैं आई की वैल्यू लिख लेता हूं। इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 0.30 टेस्ला, तो ये मैग्नेटिक फील्ड है। विद द डायरेक्शन ऑफ 30 डिग्री, तो ये गिवन एंगल है मेरे बच्चे विथ मैग्नेटिक फील्ड। फाइंड द फोर्स एक्टिंग पर यूनिट लेंथ। मेरे बच्चे जब स्ट्रेट कंडक्टर पर फोर्स लगता है ना, उसको कैलकुलेट करने का फार्मूला होता है F इज इक्वल टू बिल साइन थीटा, वेयर बी मैग्नेटिक फील्ड, आई करंट है और लेंथ है कंडक्टर का। अब सवाल में मैंने पूछा है क्या मेरे बच्चे, फोर्स एक्टिंग पर यूनिट लेंथ, मतलब फोर्स नहीं पूछ रहा, फोर्स डिवाइडेड बाय लेंथ पूछ रहा हूं। पर यूनिट लेंथ का मतलब ये होता है, तो लेंथ मल्टीप्लाई कर रहा है, ऐसे ना कि डिवाइड करेगा, तो ये हो जाएगा F अपॉन L बराबर हो गया बी आई साइन थीटा। अब वैल्यू प्लेस करें, बी मतलब मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड कितनी गिवन है मेरे बच्चे, 0.30, तो लिख ले मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर 0.30। अच्छा, आई क्या है, करंट जो कितना गिवन है, जो गिवन है 10। उसके बाद एंगल कितनी गिवन है मेरे बच्चे, साइन 30 डिग्री, तो 0.30 इंटू 10 साइन 30 डिग्री बराबर होता है 1/2 के, 2 का पारा 10 पर 5 मरतबा जाएगा, तो 0.30 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 5 टाइम 3 इज 15, सो आंसर इज 1.5 न्यूटन पर मीटर। फोर्स पर यूनिट लेंथ का मतलब ये होता है, सो ए वुड बी द करेक्ट आंसर। कहता है कि 4 पार्टिकल्स हैं, उसको हमने इंटर किया है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर विद द सेम स्पीड, स्पीड सेम है परपेंडिकुलरली। बताएं कि कौन सा पार्टिकल मोस्ट डिफ्लेक्ट होगा, ज्यादा से ज्यादा कौन सा पार्टिकल डिफ्लेक्ट हो सकता है। मेरे बच्चे अभी मैंने बताया था आपको प्रीवियस 10 एमसीक्यूज के अंदर कि भाई जो रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके साथ है, मास ऑफ द चार्ज पार्टिकल के साथ। लेट मी क्लियर जी, होप सो कि आपके लिए विजिबल हो। रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ मास ऑफ द चार्ज पार्टिकल के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और रेडियस जो है वो एंगल के साथ इनवर्सली होता है। ठीक है, अब एंगल के साथ का मतलब है कि डिफ्लेक्शन के साथ, तो रेडियस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिफ्लेक्शन। रेडियस इनवर्सली प्रोपोर्शनल है मेरे बच्चे डिफ्लेक्शन के साथ। अब रेडियस मास के साथ डायरेक्टली और रेडियस डिफ्लेक्शन के साथ इनवर्सली, तो मैं कह सकता हूं ना कि जो मास है उसके साथ डिफ्लेक्शन इनवर्सली करेगा, क्योंकि रेडियस उसके साथ डायरेक्टली होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जिस पार्टिकल का मास कम से कम होगा वो ज्यादा डिफ्लेक्शन दिखाएगा, और जिस पार्टिकल का मास सबसे ज्यादा होगा वो कम से कम डिफ्लेक्शन दिखाएगा। तो पता कह रहा है कि डिफ्लेक्टेड मोस्ट मतलब ज्यादा से ज्यादा डिफ्लेक्शन। तो ज्यादा से ज्यादा डिफ्लेक्शन किसकी आएगी मेरे बच्चे, जिसका मास कम है, और इनमें से लाइट पार्टिकल कौन सा है, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का मास कम है मेरे बच्चे, फॉर दैट रीजन जो डिफ्लेक्शन है वो क्या आएगी, ज्यादा आएगी। अब यही सवाल मैं पूछता कि व्हिच इज डिफ्लेक्टेड लीस्ट, कम से कम कौन डिफ्लेक्ट करता मेरे बच्चे, जिसका मास ज्यादा होता, और मास ज्यादा किसका है, अल्फा का, तो अल्फा का मास सबसे ज्यादा, तो इसकी डिफ्लेक्शन सबसे कम। तो ये पॉइंट याद रखिएगा कि जो मास ऑफ चार्ज पार्टिकल होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके साथ मेरे बच्चे, डिफ्लेक्शन के साथ, और इसको हम एंगल भी कह सकते हैं। आई होप कि आपको ये दो एमसीक्यूज भी समझ में आ गए होंगे। मजीद 2 एमसीक्यूज रहते हैं इस पार्ट के, उसे हम कंटिन्यू करेंगे अभी।
जी मेरे बच्चे, लास्ट 2 MCQs हैं इस पार्ट के, फिर इसी तरीके के साथ तीसरा पार्ट आएगा और ये 30 MCQs में कंप्लीट करूंगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म से। मैंने कोशिश की है कि ज्यादातर कॉन्सेप्ट रिलेट करता जाऊं इन MCQs के अंदर, ताकि आपकी रिवीजन भी होती जाए और MCQs भी आपको जो है ना वो समझ में आते जाए। इनमें से कुछ USH से, कुछ MDCAT के हैं। चले 19 नंबर MCQs पर आते हैं। कहता है कि whenever charge particle enters into magnetic field at 45 then its path will be। मेरे बच्चे याद रखिएगा कि अगर चार्ज पार्टिकल परपेंडिकुलर होता है मतलब 90 डिग्री पर, तो उसका पाथ क्या होता है, मैंने प्रीवियसली बताया था सर्कुलर पाथ होता है। लेकिन अगर एंगल 90 नहीं है, इसके साथ अलावा कोई और एंगल है, देखिए 0 पर भेजने से चार्ज पार्टिकल डिफ्लेक्ट ही नहीं होगा, 0 की बात नहीं कर रहे। 180 पर भी डिफ्लेक्शन नहीं दिखाएगा तो उसकी बात नहीं कर रहा हूं। मैं कह रहा हूँ 90 के मिसाल के तौर पर 30, 60, 45, 35 इसी किस्म के एंगल की बात कर रहे हैं। तो अगर 90 नहीं होगा, जैसे जैसे यहाँ पर 45 गिवन है मेरे बच्चे, तो उससे चार्ज पार्टिकल की ट्रेजेक्टरी कैसे बनती है, हेलिक्स। अच्छा हेलिक्स क्या है, हेलिक्स जस्ट लाइक अ शेप ऑफ स्प्रिंग, जैसे स्प्रिंग की शक्ल होती है ना, ऐसे हम इसको हेलिक्स कहते हैं। सो करेक्ट आंसर विल बी बी। लेकिन यहाँ पर अगर 90 कहता तो हम किसको टिक करते हैं मेरे बच्चे, सर्कुलर को। नेक्स्ट कहता है कि मैग्नेटिक फ्लक्स इज मैक्सिमम व्हेन एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड वेक्टर एरिया। मेरे बच्चे मैग्नेटिक फ्लक्स कैलकुलेट करने का फार्मूला क्या होता है, फार्मूला होता है BA cos थीटा। अब जिस एंगल पर cos की वैल्यू मैक्सिमम होगी तो मैग्नेटिक फ्लक्स भी मैक्सिमम होगी। ये एंगल मैग्नेटिक फील्ड और वेक्टर एरिया के दरमियान में है, तो मैग्नेटिक फ्लक्स बराबर हो जाएगा मेरे बच्चे BA। मैक्सिमम की बात कर रहे हैं तो वो क्या होगी, cos 0 डिग्री, और मैग्नेटिक फ्लक्स बराबर हो जाएगी BA, क्योंकि cos 0 डिग्री किसके बराबर है, 1 के। तो इस वैल्यू को हम क्या कहते हैं मेरे बच्चे, इसकी मैक्सिमम वैल्यू। सो करेक्ट आंसर विल बी 0 डिग्री। तो अगर मैग्नेटिक फील्ड और वेक्टर एरिया एक दूसरे के साथ पैरेलल हो, सेम डायरेक्शन, एंगल 0 कंटेन हो, तो हम कहेंगे मैक्सिमम फ्लक्स इज ऑब्टेन्ड देयर, मैक्सिमम मैग्नेटिक फ्लक्स बनती है। तो इसी के साथ ये 10 MCQs कंप्लीट होते हैं। मजीद आज ही मैं एक और वीडियो अपलोड करूंगा इसके बकाया 10 MCQs की, वो भी आपने प्रैक्टिस आउट करने हैं। 30 MCQs इस चैप्टर के, फिर लेटर ऑन दोबारा 30 में नेक्स्ट किसी चैप्टर के बनाऊंगा कल ही इंशाल्लाह। और फिर इसी तरीके के साथ कंबाइन में कोशिश करूंगा कि बच्चों को जिसमें कंफ्यूजन हो उन चैप्टर में से जो ना वो कलेक्टिव 30 to 40 MCQs बनाते जाएं। चलें आपसे फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।